हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। जो ये टॉपिक है पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परचेज कंसीडरेशन किसे कहते हैं और इसके मेथड। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था ना कि जितने भी हमने अमलगामेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के लिए। ऐसे ही परचेज कंसीडरेशन किसे कहते हैं और इसके कौन से मेथड हैं, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको अच्छे ढंग से समझना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन क्या होता है। परचेज कंसीडरेशन क्या होता है, आपको पता है कि दो कंपनियां होती हैं। चलो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी कि एमलगामेशन के केस में, एब्जॉर्प्शन के केस में और रिकंस्ट्रक्शन के केस में बस दो ही टर्म आपके सामने यूज़ करूंगी कि एक तो जो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है उसको हम कौन सी कंपनी कहते हैं, ट्रांसफ़र कंपनी। और जिस कंपनी में बिजनेस मिल जाता है, जो लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरी कंपनी। जब ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफ़र कंपनी का बिजनेस ले लेगी, ठीक है, तो इसके बदले में ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी को कुछ देगी ना। जो ट्रांसफरी कंपनी जिसने बिजनेस ले लिया पूरा का पूरा, किसने ले लिया, एमलगामेशन के केस में नई कंपनी सी कंपनी ने ए बी का सारा बिजनेस ले लिया तो सी कंपनी ए बी को कुछ देगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के केस में क्या हुआ, बी कंपनी ने ए कंपनी का बिजनेस ले लिया तो बी कंपनी ए कंपनी को कुछ देगी, ठीक है। तो उस केस में जब भी ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी को जो देती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि फ्री में थोड़ी देगी कि मैं लिक्विडेशन तुम मेरा बिजनेस संभाल लो। तो जो बिजनेस उसने नई कंपनी ने या फिर ट्रांसफरी कंपनी ने लिया तो उसके बदले में वो कुछ देती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा ना, कोई चीज़ लो तो उसके बदले में देना पड़ता है, ऐसे ही तो उसको हम क्या कहते हैं, परचेज कंसीडरेशन। हमें कंसीडरेशन तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर हम टर्म यूज़ करेंगे जो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी को देती है उसका बिजनेस लेने के बदले में, उसको हम क्या कहते हैं, परचेज कंसीडरेशन। समझ गए होंगे। प्राइस पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी टू ट्रांसफर कंपनी। ये कौन पे करता है, ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि बिजनेस किसने लिया है, ट्रांसफरी कंपनी ने लिया है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, देखो आपको बताइए कि एमलगामेशन के केस में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है, 14। कंसिडरेशन फॉर एमलगामेशन क्या मतलब होता है, मीन्स द एग्रीगेट द शेयर। मतलब कि हो सकता है जो ट्रांसफर कंपनी को क्या देती है, इसके शेयर होल्डर को क्या देती है, ओनर कौन है, शेयर होल्डर ना। ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर है, ये कंपनी जा रही है तो ट्रांसफर कंपनी उसके शेयर होल्डर को क्या देती है, अपनी कंपनी के शेयर दे देती है ना। सी कंपनी अपनी कंपनी के शेयर ए कंपनी के शेयर होल्डर को दे देती है, ठीक है। एंड अदर सिक्योरिटी, हो सकता है डिवेंचर दे दे, हो सकता है प्रेफरेंस शेयर दे दे, ठीक है। अदर सिक्योरिटी भी दे देती है। पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश भी थोड़ा सा दे देती है, कैश भी दे देती है। अदर असेट्स, हो सकता है असेट्स दे दे। एनी बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, किसको देती है, ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को ट्रांसफरी कंपनी देती है। क्या क्या देती है, अपनी कंपनी के शेयर दे सकती है, और कोई सिक्योरिटी दे सकती है, कैश दे सकती है, असेट्स कुछ भी दे सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंसीडरेशन। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, तभी तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। तो आपने देख लेना, इट इज क्लियरली स्टेट्स दैट परचेज कंसिडरेशन वुड नेवर इंक्लूड, परचेज कंसिडरेशन में क्या इंक्लूड नहीं होगा, पेमेंट मेड बाय ट्रांसफरी कंपनी। पेमेंट कौन कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी। समझो क्या पेमेंट करे, फॉर द पेमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर or any other outside liability which shall be presumed to have been taken over and then discharged by transferring company. However, it is clearly expressed that a liability has not taken over by transferring company. It will be paid by transfer company. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ क्या कहना पड़ जाती हूँ, पर यहाँ पर मेरा पूरी स्लाइड में कहने का मतलब है कि जब ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस ले लेती है तो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी को कुछ देती है, जो देती है उसको परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। तो ट्रांसफर कंपनी के ओनर कौन हुए, शेयर होल्डर हुए, तो शेयर होल्डर को क्या देती है, ट्रांसफरी कंपनी अपने शेयर दे देती है, ट्रांसफरी कंपनी पैसा दे देती है, ट्रांसफरी कंपनी असेट्स दे देती है, कुछ भी देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड से आप को इतना पता चल गया परचेज कंसिडरेशन किसे कहते हैं, मतलब कोई पूछे तो आपको पता चल गया परचेज कंसिडरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसके मेथड्स ऑफ डिटर्मिने, मतलब कि परचेज कंसिडरेशन के होता ना कि अब निकालना है कितनी पेमेंट करनी है,
ट्रांसफर कंपनी को उसके क्या क्या मेथड अपनाएं, ठीक है। तो ये पहला मेथड हमारा लंप सम पेमेंट मेथड, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है नेट पेमेंट मेथड, तीसरा है नेट असेट्स मेथड, थर्ड है शेयर एक्सचेंज मेथड। शेयर एक्सचेंज, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, शेयर एक्सचेंज समझ रहे हैं ना, उसके शेयर के बदले अपने शेयर दे दिए, ऐसे ही होता है। तो ये वाला मेथड, ठीक है। तो हमारे पास 4 मेथड है, बहुत ही सिंपल है, एक बार सुनोगे तो आपको आ जाएंगे, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले लंप सम पेमेंट मेथड, जैसे तो ना मैंने किसी का बिजनेस खरीदना है, वो अपना बिजनेस बेचना चाहता है ना, जैसे मैं सोचती हूँ कि कोई ऐसा दुकानदार है, वो अपना उसको जॉब मिल गई, समझो कोई शॉप कर रहा था, उसको जॉब मिल गई, वो कहता है अब मैंने जॉब करनी, अब क्या करेगा, वो अपनी शॉप बेचना चाहता है किसी को, तो कहता है चलो जी तुम 5 लाख में सारा सब कुछ ले लो, है ना, इकट्ठी पेमेंट कर दो, कि मैंने नहीं करना कि फर्नीचर कितने का, ये चीज़ कितने की, आप 5 लाख दे दो, ठीक है। तो उसको कहते हैं लंप सम पेमेंट, इकट्ठी कर दी, ठीक है। तो जो मेरे से खरीदता है ना, जिसने मेरा बिजनेस खरीद लिया, तो उसने मुझे 5 लाख इकट्ठे दे दिए, क्योंकि मेरी जॉब लग गई है, तो इसको क्या कहते हैं लंप सम पेमेंट मेथड। तो हम बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं ट्रांसफरी कंपनी। अब यहाँ मैं ट्रांसफरी कंपनी यूज़ करूँगी, कोई बिजनेस नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला ट्रांसफरी कंपनी मेक है, क्योंकि पेमेंट कौन करती है, ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफर कंपनी का क्या लिया होता है, बिजनेस लिया होता है। मेक ए लंप सम पेमेंट टू द ट्रांसफर कंपनी फॉर द अमलगामेटिंग इट्स बिजनेस, ठीक है। जैसे उसने कहा दिया 3 लाख ले लो, सारा बिजनेस मुझे दे दो, ठीक है। इसके लिए वो कोई भी कैलकुलेशन नहीं करती, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल बात है कि ईजिली बिजनेस लिया, टू कैश करके उसको फ्री कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं लंप सम पेमेंट मेथड। आ गया, आपको सुनने से ही आ गया होगा, इसके लिए कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है नेट पेमेंट मेथड, मैक्सिमम ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है, कौन सा, नेट पेमेंट मेथड। नेट अब देखो मैंने पेमेंट मेथड के साथ क्या लगाया है, नेट पेमेंट मेथड, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ठीक है, मतलब कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है ना हमारा, आपको बताया कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उसके अकॉर्डिंग नेट पेमेंट मेथड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अकॉर्डिंग हम परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, ऑल पेमेंट मेड फॉर शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, किसको पेमेंट की जाती है, ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट की जाती है, इंक्लूडिंग परचेज कंसिडरेशन, मतलब कि ट्रांसफर कंपनी, क्योंकि किसका बिजनेस खरीदा है, ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस खरीदा है, तो इसके शेयर होल्डर को पेमेंट की जाती है, ठीक है। सच पेमेंट में भी मेड ऑफ द इक्विटी शेयर दे दिए या प्रेफरेंस शेयर दे दिए, है ना, तो उन सभी को इकट्ठा कर लो, कैश दे दिया, उन सभी को जो अमाउंट इकट्ठा कर लिया, तो वो क्या होगी, पेमेंट आ गई, नेट पेमेंट मतलब जो दिया, ठीक है। मैंने आपको ये दिया, इसको ये दिया, मैंने 5 लाख के इक्विटी शेयर दिए, मैं कौन हूँ, ट्रांसफरी कंपनी। 2 लाख के मैंने दे दिए प्रेफरेंस शेयर दे दिए, है ना, 1 लाख मैंने कैश दे दिया, कितने बन गए, 2 5 1 8 लाख रुपए होगी नेट पेमेंट मेथड। इसके बेस पर कह देते हैं कितनी पेमेंट कर दी अकाउंट, तो ये हो गया परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो सिंपल बात है, ठीक है। और परचेज इसमें क्या इंक्लूड नहीं करना है, यदि पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर, यदि पेमेंट किसको कर दी गई है, डिवेंचर होल्डर या अदर ऑल्सो लाइबिलिटी को की गई है ना पेमेंट, वो नहीं इंक्लूड करनी, बस पेमेंट किसको की गई है, शेयर होल्डर को जो पेमेंट कर दी ना, उसको ऐड कर दो, बस वो परचेज कंसिडरेशन बन गया। मतलब कि ओनर कौन है, शेयर होल्डर है ना, किसको, कौन सी कंपनी के, ट्रांसफर कंपनी के, इनको जो पेमेंट कर दी, चाहे शेयर में कर दी, डिवेंचर में कर दी या कैश दे दिया, जो भी पकड़ा दिया, जो कंपनी बाइंडिंग अप हो रही है उसके शेयर होल्डर को जो पकड़ा दिया, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक है। और द पेमेंट मेड बाय ट्रांसफरी कंपनी फॉर द कॉस्ट ऑफ बाइंडिंग अप, यदि ट्रांसफरी कंपनी जिसने बिजनेस खरीदा है, उसने यदि बाइंडिंग के टाइम ट्रांसफर कंपनी की बाइंडिंग के टाइम जो भी खर्चे किए हैं, वो भी इंक्लूड नहीं होंगे परचेज कंसिडरेशन में। ओवरऑल मैं आपको पूरी स्लाइड का एक ही बात कहता हूँ, जो भी पेमेंट ओनर को की है, जो भी ट्रांसफरी कंपनी ने श्योर ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट की है, चाहे शेयर के रूप में की है, चाहे डिवेंचर दिए हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर दिए हैं, चाहे कैश दिया है, चाहे एसेट्स दिए हैं, जो भी ओनर को दिया है, जो कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है, उन सभी को ऐड कर लो, वो क्या बन गया, पेमेंट मेथड। तो वो बन गया पेमेंट, वो हो गया परचेज कंसिडरेशन। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग ये वाला मेथड अपनाया जाता है, ठीक है, नेट पेमेंट मेथड फॉर द परचेज कंसिडरेशन। नेक्स्ट है नेट असेट्स मेथड, ठीक है, क्योंकि कई बार ये नेट पेमेंट मेथड ये तब आता है, सबसे पहले कंडीशन ही यही है, यदि हम परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग नहीं निकाल पाते हैं, तब हम यूज़ करते हैं नेट असेट्स मेथड। ये भी बहुत सिंपल है, डिस्कस कर लेते हैं हम। समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल
टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन फ्रॉम द नेट पेमेंट मेथड। जब पॉसिबल ना हो पाए नेट पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन निकालना, तब हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, नेट असेट्स मेथड। परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एग्रीड वैल्यू ऑफ ओनली दो असेट्स। हो सकता है कि जो भी ट्रांसफरी कंपनी बिजनेस लेती है ना, कौन लेता है बिजनेस, हमारा ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस ट्रांसफरी कंपनी लेती है। ट्रांसफरी कंपनी ने, देखो ध्यान रखना, ट्रांसफरी कंपनी ने जो भी असेट्स ले ली उसकी वैल्यू ऐड कर लो, जो भी लाइबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी ने पेमेंट कर दी ट्रांसफर कंपनी की, उसको माइनस कर दो, तो उसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। जैसे कि मैंने बिजनेस लिया, समझो इसको छोड़ो, जैसे कि मैंने ले लिया किसी के बिजनेस, मैं हूँ ट्रांसफरी, है ना, मैंने ना अपने फ्रेंड वो है ट्रांसफरर, मैंने उसका बिजनेस ले लिया, तो मैंने उसको पेमेंट करनी है। मैंने उसके बिजनेस की जो जो असेट्स खरीद के मैं अपने घर ले आई, है ना, उसकी पे जो जो असेट्स मैं ले आई उसकी वैल्यू को ऐड कर लिया, और उसने जो पेमेंट किसी लोगों को करनी थी उसने करनी थी ना, मैंने कहा मैं कर देती हूँ तुम्हारी जगह, लाइबिलिटी साइड हुई, उसकी लाइबिलिटी थी ना, मैंने पेमेंट कर दी, है ना। जैसे मैं 5 लाख का सामान उसका ले आई और उसने पेमेंट करनी थी 3 लाख की, तो मैंने 3 लाख के लोगों को पेमेंट कर दी, मैं माइनस कर दूंगी, तो मैंने अब उसको कितने देना है, 2 लाख देना है। तो वैसे ही ऐसा है कि जो जो ट्रांसफरी कंपनी ने उसकी सेट्स ले ली है, ठीक है, और जो जो उसने ट्रांसफर कंपनी की लाइबिलिटी भी ले ली है, मैं पेमेंट कर देता हूँ, उसको माइनस कर दो, जो बच गया वो क्या बन गया, परचेज कंसिडरेशन बन गया। ठीक है, क्या हो गया, इसका मैंने फार्मूला भी यहाँ टाइप किया हुआ है। सन्ड्री असेट्स, कौन सी असेट्स जो टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी, जो ट्रांसफरी कंपनी ने एट एन एग्रीड वैल्यू पर ले ली है, माइनस सन्ड्री लाइबिलिटी जो कि ट्रांसफरी कंपनी ने कहा कि मैं पेमेंट कर देता हूँ, उसको माइनस कर दो, तो वो क्या बन गया, परचेज कंसिडरेशन बन गया। कहते कुछ पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। एग्रीड वैल्यू ओनली दो असेट्स, सिर्फ वही असेट्स हमने ऐड करनी है जो ट्रांसफरी कंपनी ने ली है, और वही हमने लाइबिलिटी इसमें से माइनस करनी है जो ट्रांसफरी कंपनी ने ले ली है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये तो आपको पता ही है। नॉर्मली हम कैश बैलेंस को असेट्स में ऐड करते हैं, लेकिन इस केस में कैश को ऐड नहीं करना है, गुडविल को ऐड करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी ऐड करना है, गुडविल को ऐड करना है, ठीक है, असेट्स लेते समय, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी ऐड करना है। फिक्टिशियस असेट्स, जैसे कि आपको पता है फिक्टिशियस असेट्स कौन सी होती है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, है ना, ये सभी कुछ नहीं ऐड करना है, नेवर बी एडेड। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कौन सी चीज़ें ऐड करनी है नहीं करनी है। ठीक है, और ये आपने देखा, और सबसे लास्ट में बार बार मैं ये बोल रही हूँ, ये मेथड, ये वाला मेथड तब अपनाया जाता है जब नेट पेमेंट मेथड से पॉसिबल ना हो पाए परचेज कंसिडरेशन निकालना, यदि नहीं हो पाता तब उसके बाद बारी आती है नेट असेट्स मेथड की। इसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं। आसान है, मुझे लगता है आपको सुनने से ही आ गया होगा, है ना, मतलब पेपर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्रीड वैल्यू मैंने आपको बोल दिया ना, एग्रीड वैल्यू में सिर्फ वही असेट्स हम ऐड कर देंगे जो कि ट्रांसफरी कंपनी ने ले ली है, वही लाइबिलिटी माइनस करेंगे जो ट्रांसफरी कंपनी ने ली है। कैश बैलेंस को नॉर्मली इंक्लूड किया जाता है एसेट्स में, लेकिन इस केस में नहीं किया जाएगा। गुडविल को इंक्लूड किया जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी ऐड किया जाएगा, फिक्टिशियस असेट्स को नहीं ऐड किया जाएगा, और ये आपने देखा ना, मेथड तभी अडॉप्ट किया जाएगा जब नेट पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग हम परचेज कंसिडरेशन नहीं निकाल पाते हैं। तो रिवीजन होगी आपकी, मैंने पहले ही सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हुए हैं ये सारे। नेक्स्ट है, लास्ट हमारा मेथड है शेयर एक्सचेंज मेथड। मैं तो वो ये बोल रही हूँ ना, शेयर एक्सचेंज मेथड। शेयर एक्सचेंज मेथड यही हुआ ना, जो ट्रांसफर कंपनी है उसके शेयर होल्डर को उसके शेयर के बदले अपना शेयर दे दिया, तो इस मेथड से निकाल जाते हैं। परचेज कंसिडरेशन बिल भी कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करना, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। दोनों की कौन सी वैल्यू निकालो, जैसे समझो सी कंपनी ने एक कंपनी के बिजनेस ले लिया, सी कंपनी ने एक बिजनेस ले लिया, तो ए कंपनी क्या इंटरेस्टिक वैल्यू निकाल लो, सी जिसने लिया उसकी भी निकाल लो, दोनों कंपनियों को, जिसने ट्रांसफरर कंपनी का भी और ट्रांसफरी कंपनी का भी क्या निकालनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, कैसे निकालनी ये मैं आपको बताती हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों की कंपनियों की निकालनी, कैसे निकालनी है, नेट एसेट्स, नेट एसेट्स पहले भी निकालो, पहले दोनों कंपनियों की। नेट एसेट्स किस कहते हैं, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, एसेट्स माइनस आउटसाइड, नेट एसेट्स निकाले दोनों कंपनियों को, डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल, पेड कैपिटल ऑफ द कंपनी, उस कंपनी की पेड कैपिटल बैलेंस शीट की देख लो, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, लाइबिलिटी साइड देख ली, कैपिटल उससे डिवाइड कर दिया, और ऊपर कौन सी वैल्यू ले ली, नेट एसेट्स ले ली, एसेट्स माइनस और लाइबिलिटी। उसको हम ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। दोनों कंपनियों को निकाल ली,
दोनों कंपनियों की निकाल ली, और परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट बाय, मतलब कि जैसे समझो ये एग्जांपल ले ली, ए लिमिटेड है एमलगामेटेड बी कंपनी, किसमें ए कंपनी कौन सी है, ए कंपनी जो है वो बी कंपनी में एमलगामेट होगी, मतलब ट्रांसफर कंपनी कौन सी हुई, ए कंपनी हुई, ट्रांसफरी कंपनी कोई हुई बी, दोनों की हमने इंटरेस्टिक वैल्यू निकाल ली। समझो जो कंपनी जा रही है, जिसका बिजनेस जा रहा है, उसकी वैल्यू आ गई 20 है ना, 20 रुपये आ गई, और जिसने लिया है ना ट्रांसफरी कंपनी, उसकी आ गई 8 रुपये आ गई। तो जिसका लिया है 8 उसका ऊपर रखो, डिवाइड बाय जिस कंपनी का जा रहा है उसका नीचे रखा 20, मल्टीप्लाई बाय किस कंपनी के शेयर देने हैं, बी कंपनी के ना, तो टोटल नंबर ऑफ द शेयर लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ द शेयर मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्टिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी कंपनी डिवाइडेड बाय इंटरेस्टिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफर कंपनी। तो इससे हम इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। शायद अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा कि जो स्लाइड है मैंने यहाँ पर, जब आप एक बारी बुक में पढ़ेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। तो हमारे पास 4 ही मेथड थे परचेज कंसिडरेशन के, ठीक है। पहला तो बहुत ही आसान, लमसम पे ये पैसे लो बिजनेस दे दो। दूसरा नेट पेमेंट मेथड, जितने उसके शेयर होल्डर को दे दिया, जो शेयर होल्डर को दिया वो सब कुछ ऐड कर लो, वो हो गया नेट पेमेंट मेथड। यदि फिर भी ये ना हो पाए तो नेट एसेट्स मेथड, कि जो असेट्स ले ली उसकी वैल्यू लिखा, और जो हमने उसकी लायबिलिटी पेमेंट कर दी उसको माइनस किया, जो अमाउंट बच गया वो क्या आ गया, परचेज कंसिडरेशन आ गया। और इस मेथड में हमारा एक्सचेंज मेथड, नाम से ही पता चल गया, इंटरेस्टिंग वैल्यू निकालो दोनों कंपनियों की, ट्रांसफर कंपनी की भी और ट्रांसफरी कंपनी की भी। कैसे निकालनी है, दोनों कंपनियों की नेट एसेट्स निकाल ली, डिवाइडेड बाय उसकी शेयर कैपिटल नीचे लिख दी, पेड शेयर कैपिटल लिख दी, तो उस इंटरेस्टिंग दोनों कंपनियों की आ गई, तो मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर से हम निकाल लेंगे, ठीक है। चारों मेथड बहुत ही आसान है, एक बार सुनने से ही आ जाते हैं, आपने इन सभी को बहुत अच्छे ढंग से कर लेना है। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।